सुल्तान ने दिया सचिन का साथ। जी हाँ, वही सुल्तान जिसे रोशनी अपना चाचा बनाकर देशमुख परिवार के सामने लाई थी और कई महीनों तक सुल्तान ने पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया और आखिर में सचिन और सायली ने मिलकर इस सुल्तान का पर्दाफाश किया, जिसके बाद से यह सुल्तान अब देशमुख परिवार के इर्द गिर्द नजर तक नहीं आता है। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा पलटता है कि सचिन और उसका पूरा परिवार खुद पहुंच जाते हैं सुल्तान के पास, क्योंकि इन्हें सुल्तान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सचिन यहाँ पे सुल्तान को डरा कर धमका कर कैसे भी कोर्ट में पेश करना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार सुल्तान ने अपना बयान दे दिया तो ये पूरा का पूरा केस कहीं ना कहीं तेजस के पलड़े में चला जाएगा और तेजस को डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन रोशनी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, बल्कि कोर्ट में ही उसने एक ऐसा खेल खेला जहाँ पर उसने सुल्तान पर पैसे खाने का आरोप लगा दिया और बेचारे सुल्तान को ही फंसा दिया। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जहाँ पे सायली इस वक्त तक अरुण से मिलने के बाद घर लौट आती है। सचिन बहुत समय से सायली का इंतजार कर रहा था। सायली के आते ही सचिन कहता है कि सायली तू इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? लेकिन सायली इस वक्त कोई जवाब नहीं देती, कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है। इतना कहकर वो सीधे किचन की ओर भागती है। सचिन आंखों ही आंखों में पढ़ लेता है कि सायली को कोई तो समस्या है, इसीलिए सचिन सीधे किचन में जाता है और सायली से कह रहा होता है कि सायली क्या समस्या है मुझे बता। लेकिन सायली इस वक्त तक बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मैं खुद निपट लूंगी, मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डब्बा कैसे खोलूं। सचिन डब्बे को लेता है और खोलते हुए कहता है कि बस खुल गया ना डब्बा, अब मुझे बता समस्या क्या है। लेकिन सायली अभी भी चुपचाप होती है। सचिन कहता है कि चल ठीक है, जब तेरी इच्छा हो तब बता देना, लेकिन मुझे तुझे बहुत ज्यादा जरूरी चीज बतानी है, जिसके लिए मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा था। सायली कहती कि कहो क्या बताना चाहते हो। सचिन कहता है कि आन्या है ना, उसने वकील किया है सेटलमेंट के लिए, इसलिए मुझे आन्या के साथ जाना होगा जहाँ पे अरुण भी होगा। इस वक्त तक सायली का चेहरा और ज्यादा मुरझाने लगता है। सचिन समझ जाता है कि सायली जो टेंशन में है ना वो अरुण के कारण ही है। सचिन कहता है कि देख सायली, तू भले ही मुझे ना कहे, लेकिन तेरे चेहरे से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि तुझे चिंता हो रही है, जूही की चिंता हो रही है ना। देख तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि सेटलमेंट के टाइम में अपना मुंह भी नहीं खोलूंगा, लेकिन तू तो जानती है ना कि अन्या मेरा छोटे भाई जैसा है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। अरे जब कोई भी नहीं था ना मेरे साथ, तब अन्या ही था जिसने मेरा साथ दिया, और अब उसकी मुसीबत में मैं साथ नहीं दूंगा, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। सायली कहती है कि हाँ सचिन, तुम्हें अनीश भाव का साथ देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने सारी चीजें जानबूझकर नहीं करी और दोस्त होने के नाते तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। मैं भी कितनी ज्यादा स्वार्थी हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि जूही परेशान ना हो, इसी के लिए तुम अपने दोस्त से दोस्ती निभाना भूल जाओ। सचिन कहता है कि अरे सायली, ये तो क्या कहे जा रही है, थोड़ा दिमाग को मगज को शांत रख, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आज ही की सौगंध, ये सच्चा देशमुख वहाँ पे गुस्सा नहीं करेगा और अरुण से प्यार से ही बातचीत करेगा। सायली कहती है कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे सकती हूँ, लेकिन केवल और केवल एक शर्त पर। सचिन कहता है कि अच्छा क्या है वो शर्त? सायली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले तो सचिन यहाँ पे मना करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सायली मानते ही नहीं। सायली कहती है कि मैं भी चलूंगी, यानी मैं भी चलूंगी, इसके अलावा मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। खैर इसके बाद सचिन कहता है कि चल ठीक है, गणपति बापा करे कि कल सारा काम अच्छे से हो जाए, अन्या का भी सेटलमेंट हो जाए और अरुण को भी राहत मिले। सायली भी मनी मन में कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ सचिन, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरफ हम देखते हैं तेजस को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। तेजस को बार बार रोशनी के ख्याल सता रहे होते हैं, उसे ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी और अचानक से ही उसे कॉल आता है, अननोन नंबर से कॉल। तेजस समझ जाता है कि यह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि कल्याणी उर्फ रोशनी ने किया है, इसलिए वो कॉल नहीं उठाता। लेकिन अचानक से वापस कॉल आने लग जाता है। इस तरफ हम कल्याणी को देखते हैं, जो कि मनी मन में कह रही होती है कि तेजस फोन उठाओ तेजस, और तेजस मजबूरी में ही सही लेकिन फोन को उठा लेता है। और यही तेजस की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर वो फोन नहीं उठाता तो वो परेशान होने से बच जाता, लेकिन अब उसने फोन उठा लिया है। फिर रोशनी अपने हुस्न का जलवा दिखाने लगती है। वो सज धज के तैयार होकर आती है ताकि वो तेजस को सेड्यूस कर सके। तेजस यहाँ पे बहुत कोशिश करता है अपने आप को रोकने की, लेकिन वो रोशनी से बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो फोन को काट ही नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है कि एक बार लाल बटन पे दब जाए और फोन कट जाए, लेकिन फोन कटता नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं कि तेजस गुस्से में कहता है कि बस कल्याणी, बस बहुत हो गया, तुमने रोशनी बन के मुझे कितना धोखा दिया है, अब मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, और हाँ कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए हामी भर देना। इस वक्त रोशनी कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, नहीं मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी, नहीं मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, और नहीं मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाली हूँ। तेजस, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम ये सारी चीजें काकू के कारण कर रहे हो, तुम काकू के कारण चुप हो, तुम काकू के कारण मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मेरा प्यार वो तो तुम्हारे लिए सच्चा था ना। तेजस कहता है कि अब ये फालतू की बातें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, जो होना था सो हो गया, इसीलिए अब मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। रोशनी कहती है कि रहना तो पड़ेगा तुम्हें, चाहे खुशी खुशी रहो या फिर मजबूरी में। एक बार तेज तुम खुद ही दिल पे हाथ रख के कहो कि क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा था। तेज कहता है कि मुझे फालतू की चीजें नहीं करनी रोशनी। इतना कहकर तेज गुस्से में कॉल को काट देता है। चलो कम से कम कॉल तो कटा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद से तेज रात भर रोशनी के चंगुल में फंसा रहेगा, लेकिन रोशनी
रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। कॉल काटने के बाद तेज मनी मन में कहता है कि तेज तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये कल्याणी तुझे वापस से फंसा देगी। और इस तरफ से रोशनी वापस से तेज को कॉल करती है। तेज वापस से कॉल को नहीं उठाता है, लेकिन रोशनी मानती नहीं है। वो एक बार और कॉल करती है और इस बार तेज कॉल को उठा लेता है। पता नहीं तेज के अंदर कंट्रोल नहीं है या फिर सब्र नहीं है। वह चाहता तो फोन को बंद करके रख सकता था, लेकिन उसने फिर भी रोशनी का फोन उठाना सही समझा। लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी सी अलग थी। इस बार रोशनी ने वीडियो कॉल नहीं बल्कि मेन कॉल किया था, और मेन कॉल करने के बाद वह तेज को पुरानी बातें याद दिलाने लगती है। कैसे ही सबसे पहले मिले थे, उसके बाद घूमने गए, उसके बाद यहाँ गए वहां गए, ये किया वो किया, और सारी इमोशनल बातें सुन के तेज भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी भी वो ये बात जानता है कि कल्याणी ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए आखिर में रोशनी के चंगुल में नहीं फंसता और कॉल को काट देता है। लेकिन यह तो रोशनी की पहली जीत थी कि कम से कम तेज ने फोन उठा के बात सुनना तो सही समझा, नहीं तो आज से कुछ समय पहले वो फोन उठा तक नहीं रहा था। धीरे धीरे करके कल्याणी यानी रोशनी को उम्मीद है कि आगे जाके तेज उसके साथ रहने लग जाएगा, उसे अपना लेगा। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तेज आज नहीं तो कल रोशनी को अपनाने ही वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तेज नजर आ रहा है उस तरीके से तो ये जिंदगी भर ऐसा रह ही नहीं सकता। अगले ही पल हम देखते हैं कि सेटलमेंट करवाने के लिए सचिन, साइली, अनीश भाऊ की वाइफ जूही और अरुण, ये सभी लोग पहुंच जाते हैं वकील के पास। यह वकील वही है जो कि तेजस का और रोशनी का केस लड़ रही है, यानी तेजस बनाम रोशनी का केस लड़ रही है तेजस की तरफ से। ये अरुण को बुलाती है और कहती है कि अरुण, क्या तुम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो? अरुण कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी सेटलमेंट नहीं करना। मैंने अपनी आई को खोया है, आपको क्या लगा मैं कोई भी सेटलमेंट करने के लिए मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तक लॉयर कहती है कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, देखो जो होना था सो हो गया, अब उसको हम पलट तो नहीं सकते ना, अब हम आगे की चीज सोच सकते हैं। यह भी एक ड्राइवर है और गलती इनकी नहीं थी, गलती आपकी आई की थी। यह बात सुन के कहीं ना कहीं अरुण को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा बयान नहीं करता जब तक कि इस वकील की बात खत्म नहीं हो जाती। यह वकील कहती है कि देखिए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी आई रोड को क्रॉस कर रही थी, वो भी रेड सिग्नल पे। और इतना ही नहीं बल्कि उनका तो पूरा का पूरा ध्यान फोन पर ही था, साफ तौर पे यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त तक अनीश भाऊ भी कहते हैं कि मैडम मैंने हॉर्न भी मारा था, लेकिन वो हटी ही नहीं, जिसके कारण ये दुर्घटना हो गई। इस वक्त तक अरुण गुस्से में कहता है कि बहुत घटिया किस्म की औरत है आप, बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, आप उसकी गलतियां गिना रही हैं। अरे गलती इसकी थी, कार में ब्रेक किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है, लेकिन यह ओवर स्पीडिंग कर रहा था। वो एडवोकेट कहती है कि यह ओवर स्पीड नहीं कर रहे थे। अरुण कहता है कि देखिए, मुझे आपसे किसी प्रकार की बात नहीं करनी, और वैसे भी अगर सेटलमेंट करना है ना तो इसके और मेरे बीच में होगा। ये सचिन यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। इस वक्त तक साइली कहती है कि अरुण, सचिन अनीश भाऊ का दोस्त है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद है। अरुण कहता है कि आप तो बीच में बोलिए ही मत, आपका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है और मुझे किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं करना। इस वक्त तक एडवोकेट अरुण को समझा रही होती है कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे अनीश भाऊ को कोई जेल नहीं होगी, बल्कि एट द एंड उनको कुछ मुआवजा देकर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह केस ना ही ओवर स्पीडिंग का बनता है और ना ही सिग्नल तोड़ने का बनता है और ना ही मर्डर का बनता है। यह तो एक एक्सीडेंट है जिसकी गलती कहीं ना कहीं आपकी आई की है, इसलिए कुछ पैसे लेकर आप इस केस को यहीं पर ही क्लोज कर दीजिए। अरुण कहता है कि बस आ गए ना आप अपनी वाली पे, आपको क्या लगता है आप मेरी आई के इंसाफ को कुछ पैसों में तोल देंगी? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त तक एडवोकेट बार बार अरुण को समझा रही होती है कि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी यह गरीब इंसान है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसके घर में इकलौता कमाने वाला। अरुण कहता है कि ठीक है, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ, 25 लाख रुपए चाहिए मुझे। 25 लाख का नाम सुनकर ही अनीश भाऊ के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अनीश भाऊ कहते हैं कि मैं तो 1 लाख का ही अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कोई बड़ी मुश्किल से, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी है। इस वक्त सचिन भी कहता है कि मैडम ऐसा थोड़ी ना होता है, 25 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, इसके पास तो इतने पैसे है भी नहीं। एडवोकेट मैम कहीं ना कहीं अरुण को समझाने लगती है कि अगर ये केस कोर्ट में भी जाता है ना, तब भी 25 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम तो इस ड्राइवर से नहीं ली जाएगी, आप कोई रीजनेबल रकम बताइए। अरुण कहता है 15 लाख, लेकिन 15 लाख में भी यहाँ पे राजीनामा नहीं होता है, इसलिए राजीनामे के लिए 5 लाख रुपए की रकम तय की जाती है। अब अनीश भाऊ के पास तो 1 लाख रुपए ही है, इसीलिए सचिन कहता है कि ठीक है, बाकी का पैसों का बंदोबस्त हम लोग मिलकर करेंगे। और उसके बाद 1 महीने का टाइम देके अरुण सेटलमेंट पे साइन कर लेता है, यानी अगर 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अरुण इस पूरे ही केस को कोर्ट में ले जाएगा और वहां पर सभी लोगों को सजा दिलवाएगा। लेकिन यहाँ पे अरुण का मेन मकसद 5 लाख रुपए लेना नहीं था, बल्कि सचिन को परेशान करना था, क्योंकि 4 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए सचिन कुछ ऐसा करेगा जिसके चलते अरुण सचिन को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देगा। मतलब यही है अरुण का मास्टर प्लान। अगले ही पल हम देखते हैं तेजस को, जो कि शोरूम में कहीं ना कहीं रोशनी के ख्यालों में डूबा हुआ रहता है। उसी वक्त वहाँ पे कार्तिक आता है और कहता है कि ख्यालों में मत डूब तेजस, क्योंकि रोशनी सामने आ गई है। रोशनी को देखकर तेज हक्का बक्का रह जाता है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब कहीं ना कहीं रोशनी ही तेज की लाइफलाइन बन चुकी है, वो उससे बहुत ज्यादा डरता भी है और उसके बिना रह भी नहीं पाता। लगता है तेजस को रोशनी सिंड्रोम हो गया है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि रोशनी यहाँ पे अकेले नहीं आती, बल्कि प्रकाश को लेकर आती है। यह प्रकाश एक डीलर है जो कि तेज के शोरूम से बड़ी बड़ी LED, रेफ्रिजरेटर, AC जैसी चीजें लेने के लिए आया होता है। तेज यहाँ पे रोशनी और प्रकाश
प्रकाश को करीब देखकर बहुत ज्यादा जेलस महसूस करता है। इसीलिए वो कार्तिक को कहता है कि कार्तिक तुम जाओ और सर को सारी चीजें समझा दो। लेकिन रोशनी कहती है कि नहीं नहीं तेज, मैं समझा दूंगी ना, मैं तो क्लाइंट लेकर आई हूँ। यह देखकर तेज को और ज्यादा जलन महसूस होती है और रोशनी यहाँ पे तेज को जलाने का ही काम कर रही है। एट द एंड रोशनी यह कहते हुए चली जाती है कि प्रकाश के साथ सारी डीलिंग में ही कर लूंगी क्योंकि प्रकाश मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है। खैर इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान को। बहुत एपिसोड के बाद हमें सुल्तान देखने को मिला है, कई महीनों के बाद। और यहाँ पे सुल्तान के पास आ जाता है सचिन। सचिन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन सुल्तान तुरंत ही दुकान मंगल करता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन हम देखेंगे कि आखिरकार सचिन सुल्तान को पकड़ ही लेगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।